अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो की जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे रैगो सोशल और वर्क परमिट्स के बारे में। कुछ ज़रूरी मालूमात हैं, बहुत ज़्यादा अहम मालूमात हैं जो कि आपके फ़ायदे की हो सकती हैं। लाजमी तौर पर इस पर गौर से सुनिएगा क्योंकि इस पे बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं। वालिदैन को बुलवाने के लिए कुछ अहम मालूमात हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, इस पे बात करेंगे। EU कार्ड के बारे में ज़रूरी मालूमात हैं, उस पे बात करेंगे। और आखिर में 1080 यूरो की इमदाद जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की तफसील की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि पहला ही लिंक है एक चैनल का। वहाँ पे जाके लाजमी तौर पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे बेशुमार वीडियोस हैं, उनको लाजमी तौर पे देखें। वहाँ पे बेशुमार इन्फॉर्मेशन है जो कि शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में है। व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया उस चैनल पे। आपको मुख्तलिफ़ जगहों की मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। मेरा टारगेट है व्लॉग इन्फो का, यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों की इन्फॉर्मेशन और साथ साथ आपको सैर करवाऊँगा। इस वजह से लाजमी तौर पे जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं रैगो सोशल और वर्क परमिट्स के बारे में। क्या ज़रूरी मालूमात है जिस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं और जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। दोस्तों, एक बात का आपने हमेशा जहन में रखना है, जब भी स्पेन में आप लीगल होते हैं, आपके पास पहला कार्ड आता है जो कि 1 साल का होता है, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ वो टाइम को पास करें। अगर उसमें आपके टाइम उस पीरियड में 1 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो समझें कि आपका फ्यूचर दांव पे लग जाता है। इस बात को लाजमी तौर पे यकीनी बना लें और लाजमी तौर पे जहन में रखें। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए, मेरे पास 1 साल का रेजिडेंट कार्ड है पहला, क्या मेरे लिए ज़रूरी है 3 महीने काम करना? क्या मेरे लिए ज़रूरी है 6 महीने काम करना? क्या मेरे लिए ज़रूरी है 1 साल काम करना? देखें, जब आपको पहला कार्ड मिलता है, हुकूमत इस गारंटी पे देती है आपको कि आपके पास 1 साल का जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब ऑफ़र है, तो आप उस बेस पे हुकूमत आपको 1 साल का रेजिडेंट कार्ड प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है, आप 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, 4 महीने के बाद छोड़ देते हैं, 6 महीने के बाद छोड़ देते हैं, तो फिर उसका इम्प्रेशन ये जाता है कि ये गलत बयानी की गई, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट पहुँचाया गया या दिखाया गया वो फेक था और उस पर कमिटमेंट पूरी नहीं की गई। एक बेहतरीन तरीका जो आप अपनाते हैं लीगल होने का और उसके बाद रिन्यू होने का, वो आप खो बैठते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आप जिस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कम से कम 6 महीने अपना कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे चलाएं और उसके बाद भी आप बाखा जो है वो वॉलंटारिया दें, ख़ुद बाखा दें। अगले दिन या उससे अगले दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर किसी और जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। उससे क्या इंप्रेशन जाता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ा, आपको किसी और जगह पे ज़्यादा इनकम मिलती थी या आपके घर के करीब था। 100 वजूहात हो सकती हैं, उसमें आपको आसानी थी, काम आप इजी समझते थे, वो ज़्यादा आप प्रोफेशनल थे उस काम में, इस वजह से आप छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी वो मालिक आपको निकालेगा, उसका इंप्रेशन ये जाएगा कि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया और आपके लिए काम नहीं छोड़ा। तो उसके बाद अगर आपका कहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो कार्ड है वो रिन्यू नहीं होगा। इन चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपने इतनी मुश्किल के साथ जो डॉक्यूमेंट लिए होते हैं वो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हमेशा ये याद रखें, जब आपको 1 साल का पहला कार्ड मिलता है, उस पर अगर आप अपने होम कंट्री भी जाते हैं, कम से कम वक्त में जाएं, कॉन्ट्रैक्ट चलता हुआ छोड़ के जाएं, उसको बाखा ना दें। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे जाते हैं, कम अरसे के लिए जाएं, जो 2nd साल की आपको मिलती है उसके बाद आप ये प्लान करें और वहाँ पे अपनी होम कंट्री में ज़्यादा अरसा रहें। लेकिन पहले कार्ड पे ज़्यादा एहतियात के साथ चलाएं और कोशिश करें कि 1 साल का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वो चले। जिस तरह भी है 1 साल आपने इसी तरह चलाना है जिस तरह से आप जो है वो एक किस्म की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो 1 साल आपने इस तरह कंप्लीट करना है। जब आगे आपको इंशाल्लाह ताला 2 साल का कार्ड मिल जाता है या न्यू रूल के मुताबिक 4 साल का कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपका रिस्क जो है वो 50% रह जाता है। और जब आपको वो भी ख़त्म हो के आगे PR मिल जाती है तो आपका रिस्क जो है वो
100% ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर फिर रहता है वो इसी सूरत में रहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर मुल्क से बाहर रहें तो आपकी PR में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा कानून आप ब्रेक करें जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी और ख़तरनाक आपने कोई जुर्म किया है, उस सूरत में हो सकता है। अदरवाइज़ आपका PR आसानी के साथ रिजेक्ट नहीं किया जाता। इस वजह से इन तमाम बातों को आपने जहन में रखना। अब बात करते हैं वालदैन के बारे में। वालदैन के बारे में भी दोस्तों काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं कि अगर हम अपने वालदैन को बुलवाते हैं स्पेन में तो क्या वजूहात हैं कि वो 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, और कुछ दोस्तों के 3-3 मरतबा वालदैन रिजेक्ट हो चुके हैं, उनको आने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने मुख्तलिफ वीडियो में पहले भी 1-2 इन्फॉर्मेशन जो लॉ से मुतल्लक है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो यूरोपियन लॉ है उसमें फैमिली आपकी जो है वो आपके बच्चे, आपके वालदैन और ज़्यादा से ज़्यादा जो वालदैन आप पे डिपेंड करते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन अगर यूरोपियन फैमिली लॉ में देखेंगे, इंग्लिश फैमिली लॉ में आप देखेंगे, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव शामिल होते हैं और वो आप पे डिपेंड ना भी करें तो आप उनको बुलवा सकते हैं। ये फ़र्क है यूरोपियन फैमिली लॉ में और इंग्लिश कंट्रीज़ के फैमिली लॉ में। यही वजह है आपने देखा होगा कि इंग्लिश कंट्रीज़ में वालदैन को, फैमिली मेम्बर्स को बुलाना आसान होता है बानिस्बत यूरोपियन कंट्री से। तो क्योंकि स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है, इस वजह से यहाँ पे अपनी फैमिली के अलावा वालदैन को बुलवाना, बहन भाइयों को बुलवाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसके लिए आपको ख़ास रीज़न्स जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती हैं और ख़ास एटमॉस्फेयर में और सर्कमस्टेंसेस में आपको इजाज़त मिलती है कि आप अपने वालदैन को बुलवा सकते हैं। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि दोस्तों एक बात तो ये कि आप जब अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखें कि आपने लाजमी तौर पे उनको रेजिडेंसी के लिए ही बुलवाना है और अपने पास रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, जिसका ये वीज़ा आसानी के साथ नहीं देते। आप उनका पहले मरहले में लाजमी तौर पे विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। जब वो आपके पास आ जाएं उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जहाँ पे रहते हुए भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, वकीलों के ज़रिए, केसेस के ज़रिए। अदरवाइज़ आप अगर वो वापस भी चले जाते हैं तो फिर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे और आप उनको बुलवा सकेंगे। इसमें एक अरेगो फैमिलियार का भी लॉ है स्पेन में, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर लूँगा। बहरहाल आपको लास्ट वीडियोस में उस पर मिल जाएगा, उसका थंबनेल देख के आप वीडियो को देख सकेंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने वालदैन को विज़िट पे बुलवा के यहाँ पे लीगल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर भी कर दूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है EU कार्ड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो कि काफ़ी दोस्तों को नहीं मालूम और वो जानना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला मरहला तो ये है कि EU कार्ड किन को मिलता है। ये याद रखें कि जब तक आपके पास PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आती, आप EU कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, ख्वाह वो कोई भी शेंजन मुल्क हो। जब आपके पास PR आ जाती है तो उसके बाद आप चंद एक ममालिक में जाके उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसमें जर्मनी शामिल है, जिसमें आपका स्वीडन शामिल है, जिसमें आपका फ्रांस भी शामिल है, बेल्जियम में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो ख़ास कंट्रीज़ हैं वो यही हैं जहाँ पे आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हमें EU कार्ड लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पूरा करना होती है। एक तो परमानेंट रेजिडेंसी, दूसरा आप किस सूबे में रहते हैं, उस सूबे में कुछ सूबों में 6 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, आपकी सैलरी स्लिपें देखते हैं, आपका आलता देखते हैं, कुछ में 3 देखते हैं, कुछ में 1 साल देखते हैं। उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। ये याद रखें, जब आपको EU कार्ड मिलता है वो उन डेट्स का नहीं मिलता जो कि आपका नॉर्मल रेजिडेंसी कार्ड होता है। वो उसी वक्त का मिलेगा जब वो इशू होगा और उसके 5 साल तक का आपका वो EU कार्ड होगा। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है जब आपने EU कार्ड को अप्लाई करना है। अब आखिर में बात करते हैं 1080 यूरो की अमदाद के बारे में, जिसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। असल में ये अमदाद उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल भी फैमिली यहाँ पे रखते हैं लेकिन बिल्कुल भी उनका कोई रोज़गार नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो काम नहीं कर सकते, बेरोज़गारी है, उनके प्रोफेशन की जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है,
कुछ जॉब्स वो नहीं करना चाहते हैं तमाम सर्कमस्टेंसेस में, यानी कि वो बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए ये 10,800 यूरो की 80 यूरो की इमदाद है। ये एक वक्त में आपको नहीं मिलेगी, ये मंथ बाय मंथ आपको मिलेगी, वो डिवाइड की जाएगी मंथ पे कितने मंथ की आपकी अप्रूव होती है। ये एक नई इमदाद है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली वो फैमिलीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में, उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाजमी तौर पे आप इसको भी अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।